नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं और उसके साथ साथ वीकली रैपअप भी करते हैं और उसके साथ साथ एक MIT भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए, इस वीक का जो वीकली रैपअप है, जिसके अंदर इस वीक के अंदर फ्रॉम 27 ऑफ द अक्टूबर टू 1 ऑफ द नवंबर जो भी न्यूज रही होंगी न्यूज़पेपर्स में, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में, उन सभी को हम दोबारा से एक बार रिवीजन के तौर पर पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके ऊपर अच्छे से डिस्कशंस पर डे लगभग 1 आवर के आसपास डिस्कशन हो चुका है। तो हम उसको जस्ट एक रैपअप के रूप में, जस्ट एक रिवीजन के रूप में पढ़ लेते हैं, ताकि आपका क्या हो जाए, क्विक रिवीजन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीकली रैपअप को। देखते हैं सबसे पहले, US is doing a trade deal with India says Trump। तो हमने पढ़ा था कि जो ट्रम्प साहब हैं वो बेसिकली कहाँ गए हुए हैं, तो वो गए हुए थे आपके साउथ कोरिया, ठीक है, जिसमें सबमिट हो रही थी किसकी, APEC की, ठीक है। और इस APEC की सबमिट में जब ट्रम्प वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि सून, जल्दी ही जो अमेरिका है वो आपके किससे, इंडिया से ट्रेड करने वाला है। तो आपने देखा कि उसके पैरेलली कितना ज्यादा इम्पोज या सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं ना, आपका टैरिफ वॉर भी चला रहा है। लेकिन बार बार ये आदमी ये कहते नहीं थकता कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई मैंने रुकवाई थी। वही सब बातें इसने दोबारा से रिपीट की हैं और इसने कहा कि इंडिया एंड जो आपका अमेरिका है वो अच्छे फ्रेंड है और हम डेफिनेटली दोबारा से क्या शुरू कर देंगे, ट्रेड शुरू कर देंगे। ऐसा ये बात उन्होंने बोली APEC की समिट में साउथ कोरिया में, जब साउथ कोरिया से अमेरिका के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह की डील भी हो जाती है। तो क्या है आपका APEC, तो इसे हम कहते हैं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। और ये जो एशिया इकोनॉमिक या पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है, इसमें क्या होता है, इसमें टोटल 21 मेंबर्स इकोनॉमीज हैं। याद रखना, इनको नेशंस नहीं कहा जाता, ये अपने आप को इकोनॉमीज कहते हैं। और ये एशिया और पैसिफिक रीजन की कंट्रीज हैं, ये एक साथ मिलकर अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए मिलकर काम करते हैं। इंडिया हमेशा से इसका पार्ट होना चाहता है, बट इंडिया को कभी इसमें एड ऑन नहीं किया गया है। तो इंडिया क्यों जाना चाहता है, ताकि इन नेशंस में इंडिया का ट्रेड बढ़ सके, है ना, इनसे फ्री ट्रेड की डील है इनके साथ। तो इंडिया इसमें आना चाहता है लेकिन आ नहीं पाया है। और ऐसी समिट में ट्रंप का ये बोलना कि हम इंडिया से जल्दी ट्रेड शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं इंडिया को ये भी कहा जा रहा है कि अगर तुम ट्रेड शुरू कर देते हो, है ना, जो टैरिफ वॉर है उसको पीछे हट जाते हो, आप RIC जो ब्लॉक है रशिया, इंडिया, चाइना, उससे बाहर आ जाते हो और अमेरिका की तरफ आ जाते हो, तो डेफिनेटली हम आपके साथ ट्रेड भी करेंगे। और ये भी एक इंडिकेशन दिया गया कि हम आपको APEC में एड ऑन कर लेंगे। तो क्या इंडिया उसमें एड ऑन होगा, क्या उसकी कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी, वो सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, समझ गए। तो इंडिया और पाकिस्तान पैरेलली आजाद हुए थे, बट हमेशा USA पाकिस्तान को फेवर करता है। उसका रीजन ये है ताकि इंडिया ज्यादा डेवलप ना हो जाए। और अब दोबारा से इंडिया, आप जानते हो इंडिया ज्यादा डेवलप हो गया, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा डेवलप है, तो दोबारा से इंडिया की इमेज को वैसा ही बनाने की कोशिश की जा रही है जैसा आजादी के टाइम पर थी। दैट इज वाई आसिम मुनीर को वो लोग आगे प्रमोट करते नजर आते हैं, उनके साथ डिनर करते नजर आते हैं ना, बात समझ में आ रही है। तो भारत को थोड़ा सा लोअर दिखाने की कोशिश की जा रही है, ताकि भारत दोबारा से उस स्टेटस को पाने के लिए अमेरिका के आगे झुकना स्वीकार कर ले। लेकिन भारत ऐसा करेगा नहीं, ठीक है। तो व्हाट इज एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। कब बना था, 1989 में, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट बैलेंस्ड, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, ठीक है। 21 मेंबर हैं, सभी का नाम ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, चाइना, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पैपुआ न्यू गिनिया, पेरू, फिलीपींस, ठीक है, रशिया, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड और USA, ठीक है। और लास्ट वियतनाम। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, तो सिंगापुर में है, ठीक है। और ये आपस में एक दूसरे को क्या कहते हैं, इकोनॉमीज कहते हैं, ठीक है। 2.9 बिलियन पीपल, जस्ट डाटा है, हमने डिस्कस भी कर लिया था। इनका 2040 का एक विजन भी है। इंडिया इज नॉट ए मेंबर बट हैज शोन इन कंसिस्टेंट इंटरेस्ट सिंस द अर्ली 90s। क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि 1997 में उन्होंने फ्रीज कर दिया था कि न्यू मेंबर्स को हम ऐड ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट, आपको पता है आपके एग्जाम में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पैसे जाते हैं, हर साल आते हैं, तो हो सकता है APEC भी न्यूज में रहा है, वहां से आ जाए, तो जस्ट उसको पढ़ भी लेना है हमें, ठीक है। चलते हैं आगे। Developing nations need 12 times more funds to fight climate crisis।
हमने पढ़ा हुआ है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जो 1992 में बना था और 1994 में काम करना शुरू करता है। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आप ये भी जानते हैं कहाँ पर बना हुआ है, बॉन कहाँ पर है आपका, जर्मनी। और इसी के अंडर में हमने क्या स्टार्ट किए थे, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। इस बार की कहाँ पर हो रही है, तो इस बार की ब्राजील में हो रही है, ठीक है। पिछली बार कहाँ हुई थी, तो आप जानते हो बाकू अजरबैजान में हुई थी। तो इसमें पर्पज क्या होता है, थीम क्या होती है, तो थीम ये होती है कि हमें क्या करना है, बेसिकली हमें एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना है, हमें पोल्यूशन को कम करना है, अदरवाइज कार्बन बढ़ेगा, कार्बन एमिशन ज्यादा होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से। तो क्या होगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, और ग्लेशियर्स अगर पिघलेंगे तो डेफिनेटली सी लेवल राइज कर जाएगा और सारी धरती पानी में डूब जाएगी। तो टू प्रोटेक्ट अर्थ हमें क्या करना चाहिए, अर्थ को बचाना चाहिए। इसके लिए आपने पढ़ा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया जाता है 5 जून 1972 से यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो बस अब यही कह रहा है कि वो जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, UNEP, उसकी एक रिपोर्ट आई है। और रिपोर्ट क्या कहती है, उसका नाम याद रखना, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट रनिंग ऑन एम्प्टी फंड्स। कहने का मतलब ये है कि जितना पैसा चाहिए एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए, उससे 12 टाइम्स कम पैसा मिल रहा है। यानी कि चाहिए तो लगभग इनको $1.3 ट्रिलियन, बट इनको मिल कितना रहा है, फंडिंग कितनी हो रही है, तो लगभग $300 बिलियन ही मिल रहा है। किससे, डेवलप्ड नेशन से। अब डेवलप्ड नेशन से क्यों पैसा मांगते हैं, बिकॉज एनवायरनमेंट को नुकसान करने वाला कौन है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं। जैसे कोई गरीब आदमी है बेचारा, रिक्शा पे चलता है बेचारा, 10-20 रुपए की खर्च करके गाड़ी में चलता है। एक अमीर आदमी है, उसके घर में 5 लोग हैं, बीवी बच्चे, सबके पास अलग अलग गाड़ियां हैं। तो कौन एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, वो लोग पहुंचा रहे हैं। इसी को देशों में कंपेयर कर लो, जो डेवलप्ड देश हैं, जैसे चाइना हो गया, जैसे आपका अमेरिका हो गया ना, जो आपके जापान वगैरह हो गए, इन्होंने खा लिया जो खाना था, इन्होंने डेवलप अपना पेट भर के बैठे हैं, हर इंडस्ट्री है इनके पास। तो पोल्यूशन तो वहीं से निकला है ना। हम तो अभी डेवलपिंग फेज में है। हम जब डेवलपिंग करना शुरू किए, जब हमारी बारी आई, तो तुम लोगों ने पोल्यूशन का बहाना बना दिया, हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो। तो जो बढ़ चुके हैं उनकी जिम्मेदारी है, फंड इकट्ठा करो, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करो, क्योंकि तुमने पैसा बहुत बना लिया है। बट जितना पैसा मिलना चाहिए उतना वो दे नहीं रहे हैं, ये इस रिपोर्ट का कहना है। तो कौन सी रिपोर्ट है, कौन लाता है, क्या UNFCCC होता है, ठीक है, क्या हमारा टारगेट ईयर है, 2070 क्या है, 2050 क्या है, फॉसिल फ्यूल्स, नॉन फॉसिल फ्यूल्स, ये हम बार बार पढ़ते रहते हैं। तो इस बार कहां पर हो रही है, COP30 टू बी हेल्ड इन बेलेम, ब्राजील नेक्स्ट मंथ। International public adaptation finance flows to developing countries stood at $26 billion. If these trends continue, a large target agreed upon by the countries of the COP26 in Glasgow to double the adaptation finance to $40 billion by 2025 will be missed. ठीक है, तो वही सब डाटा लिखे हुए हैं, जस्ट रीड ऑन। नेक्स्ट है फेडरलिज्म एंड द फंड्स। देखो ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो स्टेट ऑटोनॉमी है, ठीक है, वो क्या कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है एजुकेशन को। क्यों, देखो आपने पढ़ा था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, देन 1986, देन अमेंडेड इन 1992, देन 2020। और इसमें कहा गया था कि हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन 3 लैंग्वेज फॉर्मूले के अंदर जो हिंदी इनडायरेक्टली इंपोज की जा रही थी, उसका कुछ स्टेट ने अपोज किया, और अपोज करने वाले ये थे तमिलनाडु, केरला और वेस्ट बंगाल मेजर। अब तमिलनाडु ने उसके अपोज में आपने पढ़ा होगा कि 2 लैंग्वेज फॉर्मूला अपना इंप्लीमेंट कर दिया है, ठीक है, उसने सारी चीजें तैयार कर ली हैं। अब इसी के अंदर जो बच्चों की एजुकेशन होती है, शिक्षा होती है बच्चों की, कि 0 to 14 ईयर तक के बच्चे को शिक्षा मिले, तो उसमें से 0 to 6 वाली तो यू ऑलरेडी नो कि DPSP में आती है, आर्टिकल नंबर 45 में आती है। लेकिन 6 से 14 ईयर तक के बच्चे को शिक्षा देना आर्टिकल 21 के ए का पार्ट है, दैट इज फंडामेंटल राइट। तो कहा गया कि उन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। तो 2018 में स्कीम आती है आपकी समग्र शिक्षा अभियान, और समग्र शिक्षा अभियान 2018 में आती है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। वो कहते हैं कि हम स्कूलों को, सभी स्कूलों को, क्योंकि याद रखना एजुकेशन इज ए सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें दोनों के उसमें कंट्रीब्यूशन होता है स्टेट का और सेंटर का। तो उन्होंने कहा कि हम लगभग 14,000 स्कूल्स को क्या करेंगे, अच्छा बनाएंगे, पैसा देंगे, और फिर उसी के लिए 2022 में उन स्कूलों के नाम के आगे PM श्री लगा दिया, PM श्री ऐसे कर दिया। अब उनमें एडवांस टेक्नोलॉजीज उन सब का यूज किया जाएगा, ताकि एक बेटर होलिस्टिक डेवलपमेंट हो उसके, टीचर्स का भी, स्टूडेंट्स का भी, सभी का।
बट दिक्कत क्या थी कि इसमें कुछ स्टेट जो अपोज कर रहे थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, उसका पैसा रोक दिया गया, ये प्रॉब्लम थी। तो केरला जो है वो केरला उसका तो अपोज कर रहा था, बट केरला ने क्या किया था, बीच में पीएम श्री को अलाउ कर दिया। जब केरला ने पीएम श्री को अलाउ कर दिया तो केरला की जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने कहा भाई क्या कर रहे हो, वहां तो तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट था, यहाँ तुमने अलाउ कर दिया। देन केरला ने क्या किया, उसको दोबारा से स्टे लगा दिया है, किस पे, पीएम श्री पे, और उसके ऊपर एक कमेटी बनी है 7 लोगों की, वो रिव्यू देगी, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया था एक बार। ठीक है, और एजुकेशन इस बार बहुत न्यूज में रही है, आपको ऑलरेडी सब बातें पता होनी चाहिए। जैसे नेशनल एजुकेशन एक्ट कब आया था, 2009 में आया था। ठीक है, पीएम श्री स्कूल स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन द 5th of September 2022, जिस दिन टीचर्स डे होता है। प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था, जिसमें 14,500 एग्जिस्टिंग स्कूल्स को अपग्रेड करने की बात की जा रही थी। समग्र शिक्षा अभियान में 3 चीजें मिलाई गई, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर्स एजुकेशन को मिलाया गया, ताकि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो उसके एंटायर स्कूल सिस्टम का। Under the Right to Education Act 2009, private unaided schools are required to reserve at least 25% of the seats. 25% सीट आपको देनी भी होंगी। ठीक है, An amended constitution bill, its contentious issues, ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा 130 है ना, 130 130वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया है, ठीक है, उस बिल में प्रोविजन क्या है कि अगर कोई भी सीएम, ठीक है, पीएम, सीएम या मिनिस्टर अगर लगातार 30 डेज तक जेल में रह लेता है तो 31st डे पर उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो हमने इस पे डिस्कस भी किया था वीक में, जब हमने न्यूज़ एनालिसिस किया था कि बेसिकली इसके अंदर क्या है कि सीएम को हटाना किसके हाथ में होना चाहिए, जनता के हाथ में, बिकॉज जनता ने ही उसे चुनकर क्या बनाया है, जनता के द्वारा इलेक्टेड ही वो लोग हैं जो आप पे रूल कर रहे हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। बट अगर कोई एक ऑफिसर, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक एजेंसी, चाहे ईडी हो, चाहे पीएमएलए हो, चाहे एनएसए हो, अगर उसके थ्रू अगर आपके ऊपर कोई एलिगेशंस लगते हैं, मे बी आपको फॉल्स उसके अंदर भी फंसाया जा सकता है, आपके ऊपर झूठे केस भी लगाए जा सकते हैं, तो उस केस में अगर आप 30 दिन लगातार जेल में रहते हो तो डेफिनेटली आपको पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। तो इससे तो सेंट्रल जो पार्टीज है उनका तो बेनिफिट हो जाएगा ना, चाहे आज बीजेपी हो, कल कांग्रेस हो, करेंगे तो सब मिसयूज ही। तो कहा गया कि इसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इस बिल को पास ही नहीं होने देंगे। अब देखो 30 दिन लगातार जेल में रखना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, किसी पे पीएमएलए लगा दो कि भाई इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, और मनी लॉन्ड्रिंग में उसको जब तक जज को कंसर्न नहीं कर लेता और कन्विंस नहीं कर लेता उसको बेल नहीं मिलती है। उसके ऊपर एनएसए लगा दो, सोनम वांगचुक की तरह डाल दो जेल में 12 महीने तक, ना बेल, ना अपील, ना दलील, जैसे काला कानून रोलेट एक्ट था, सिमिलर वैसा ही कह सकता हूं मैं, है अच्छा, बट हो तो मिसयूज रहा है ना। तो मिसयूज की बात हो रही है, कानून सारे अच्छे हैं बट उसका यूज कहाँ हो रहा है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके ऊपर ये आर्टिकल है। तो जो अपोजिशन पार्टीज है उन्होंने अपोज किया। देन कहा गया इस बिल के ऊपर एक बैठेगी जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। उसके बाद याद रखना जेपीसी में कितने मेंबर होंगे फिक्स नहीं होता, जितने रखना रख लो। एक रिव्यू होता है, एक जजमेंट होता है, एक रिपोर्ट निकल के आती है, फिर उसके बाद वो देखते हैं कि किसको लागू करना है कि नहीं करना है। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग एक डिफरेंट मैटर है, उसमें अगर कोई बिल एक हाउस से पास हो जाता है, दूसरे से नहीं होता है विद इन 6 मंथ, देन प्रेसिडेंट को लगता है कि बिल आया था, मेरे तक क्यों नहीं आया, मैं साइन करूंगा तभी तो एक्ट बनेगा। देन वो उस सिचुएशन में दोनों को एक साथ बैठा लेता है एक कमरे में और बुलाता प्रेसिडेंट है, बस उसको लीड कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। वो आज तक 3 बार बैठा है। ठीक है, 1961 डाउरी बिल के ऊपर, 1978 आपका बैंकिंग रेगुलेशन बिल के ऊपर, और आपका 2002 में टेररिज्म के ऊपर बैठा है। ठीक है, वही सब बातें हैं कि आप स्पा में, पीएमएलए में आप किसी को भी फ्रेम कर सकते हो और फिर तुम उसे हटा दोगे तो फिर ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो जाएगा। ठीक है, The bill has been referred to as JPC. The bill provides that in case a minister is arrested and detained in custody for 30 consecutive days for an alleged offense punishable with imprisonment which may extend up to 5 years, यानी कि अगर 5 साल या उससे ज्यादा के किसी केस में फंस गया और उसके बाद अगर उसके ऊपर ये केस चलता है और 31st डे जब जैसे ही आएगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा, वहां से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, द 2 contentious issues that forced the opposition to come together against the bill were arrest by the police and authorizing detention by the court, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि उसको हटाने के ऑलरेडी बहुत सारे प्रोविजन लिखे हुए हैं। जैसे एमपी को हटाना है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हटाना है, तो बहुत सारे ऑप्शन है। रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट 1951, अगर उसके ऊपर आपने लिली थॉमस वाला केस पढ़ा होगा, 2 साल से ज्यादा की सजा पड़ती है तो उसको ये पनिशमेंट प्लस 6 ईयर के लिए आप हटा सकते हो।
सीएम को हटाना है तो डेफिनेटली वहां पर अगर कुछ इलीगल एक्टिविटीज होती है बेसिकली, या फिर कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है, तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल लगा कर आप हटा सकते हो, दोबारा इलेक्शन करा सकते हो। बहुत सारे प्रोविजन है, ये प्रोविजन लाने की क्या जरूरत थी, दैट इज द मेन इशू। अब देखते हैं क्या होता है, पास होता है नहीं होता है, जब होगा हम इसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाई कोर्ट ने बार बार कहा है कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेशनल पुलिस कमीशन 1977 की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि भाई 60% जो अरेस्ट होते हैं ना भारत में, वो अननेसेसरी अनजस्टिफाइड होते हैं। और ये भी एक रीजन है कि हमारे यहाँ पर जो जेलें हैं वो क्या है, ओवर क्राउडेड है, वो जबरदस्ती भरी हुई है। 75% लोग तो अंडर ट्रायल है जो जेल में है। समझ में आ रही है? उसके लिए क्या मैकेनिज्म होगा वो बाद की बात है। ए चीफ मिनिस्टर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय लूजिंग ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उससे हट सकता है, ठीक है। गवर्नर बिलीव करता है कि भाई वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी खत्म हो गई है, तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगवा के भी उसको हटवा सकता है, जिसका भी हर बार मिसयूज हुआ है। अब आप कहोगे सर आप इसको ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मिसयूज हुआ है, कि हमेशा सेंट्रल पार्टी ही ऐसा करती है, ऐसा तो सच नहीं है। ऐसा बिल्कुल सच है। जभी तो आपके जो भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल को क्या कहा था, याद रखना, वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है, उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उनकी कही हुई बात है कि आर्टिकल 356 जो है वो क्या है, आपका डेड लेटर है, इसका किसी भी केस में यूज नहीं होना चाहिए। बट हमारे देश का दुर्भाग्य देखो, हर स्टेट में यूज हुआ है, छोड़कर दो। कौन कौन से बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो। चलते नेक्स्ट, छठ पूजा, व्हाट मेक्स दिस फेस्टिवल सो डियर टू द पूर्वांचली हार्ट। आपने देखा होगा कि अभी छठ पूजा का त्योहार चल रहा है ना। दिल्ली में आपने देखा होगा यमुना नदी के ऊपर हर साल छठ पूजा पे एक राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होती है। क्या होती है उसमें, कि वहां पर बहुत सारे माइग्रेंट लोग हैं बिहार के, वो वहां पर रहते हैं, ठीक है। तो जब बिहार में इलेक्शन होते हैं तो डेफिनेटली उन लोगों के भले के लिए जो रूलिंग पार्टी अगर सेम गवर्नमेंट है तो कुछ ना कुछ करेगी। तो आपने देखा अभी कि वहां पर हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले थे, है ना, और वो वहां पर छठ मैया की पूजा करने वाले थे। बट ऐसा कुछ हुआ, कुछ वायरल हुआ, आपने सभी ने देखा होगा, है ना, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। उसके बाद छठ मैया के ऊपर या छठ पूजा को लेकर अभी बिहार में इलेक्शंस का टाइम है, खतरनाक तरीके से राजनीति चल रही है। आई होप आप लोग अवेयर होंगे इन चीज़ों से। तो हम पॉलिटिकली तो कुछ बोलेंगे नहीं, बट हाँ छठ मैया के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या है, क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, क्या उसका प्रोविजन है। तो डेडिकेटेड टू सन गॉड, याद रखना भगवान सूर्य को ये डेडिकेटेड है। छठी मैया सन, सिस्टर एंड डॉटर ऑफ ऋषि कश्यप एंड अदिति, वाइफ ऑफ कार्तिकेय, ठीक है। तो शिव जी के जो बेटे थे कार्तिकेय, उनकी जो बेटी है ना छठी मैया, उनको पूजा जाता है, जो कि भगवान शिव की क्या मानी गई है, उनकी सिस्टर मानी गई है। मेंशन्ड इन ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में भी आता है, रामायण में भी इनका जिक्र है, महाभारत में भी इनका जिक्र है। इवन जो कर्ण थे, कर्ण ने भी छठ मैया की पूजा की थी, है ना। अब आप लोग कहोगे कि सर सारी छठ पूजा जो बिहार में ही क्यों होती है, तो याद रखना जो वो वाला रीजन है ना, ये जितनी भी रामायण महाभारत या आपके जो भी ऋग्वेदा जिनकी बात की गई, इनके अंदर जिस भी लोगों ने पूजा की है ना, सूर्य भगवान की या छठी मैया की, वो हमेशा बिहार वाले उस रीजन में रहे हैं। इसीलिए वहाँ के लोगों में ये कल्चर बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ के वहीं पर ही सिर्फ छठ मैया का या छठ पूजा का प्रोविजन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे पोंगल सिर्फ साउथ इंडिया में देखने को मिलता है संक्रांत पे, लेकिन हमारे यहाँ संक्रांत नॉर्मली मनाई जाती है, ठीक है। तो सबके अपने रीजनल फेस्टिवल्स हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। सेलिब्रेट्स नेचर, प्योरिटी, ग्रेटिट्यूड टू द सन फॉर सस्टेनिंग लाइफ। हाउ इट्स सेलिब्रेटेड, 4 दिन होता है। पहला होता है नहा खा, ठीक है, नहाने के बाद है ना पवित्र होकर खाना खाया जाता है, वेजिटेबल्स ये सब खाए जाते हैं, इससे शरीर हमारा शुद्ध होता है ना। खरना, फास्ट टिल इवनिंग, सांझ का अर्घ्य फिर शाम को खाया जाता है, ठीक है। और भोर का अर्घ्य, डे फॉर ऑफरिंग्स टू द राइजिंग सन, मार्किंग एंड ऑफ द 36 आवर फास्ट एंड फेस्टिवल। देखो एक बात समझना, हमारे कल्चर में है ना, बेसिकली हिंदुइज्म में या हर रिलीजन में फास्टिंग का बड़ा कॉन्सेप्ट है ना। कि आपने देखा होगा मुस्लिम रिलीजन के अंदर भी वो 2 महीने तक 2 महीने तक वो रोजा वगैरह रखते हैं ना। तो होता है कि हमारा सिस्टम क्लीन होता है ना। आपने देखा होगा अभी जो नोबेल प्राइज वगैरह दिए गए हैं, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर आप भूखे रहते हो कुछ टाइम के लिए, तो आपके जो आपका सिस्टम है बेसिकली वो आपकी डेड सेल्स को, मरी हुई सेल्स को खाना शुरू कर देता है और आपके शरीर को क्लीन करता है। तो ये हमारे साइंस से पहले हमारे कल्चर में पहले से एनरोल्ड है। इसलिए आपने देखा होगा हमारे जो घर वाले होंगे ना, दादी मम्मी जो भी हैं, वो बेसिकली फास्ट बहुत करते हैं। तो वो रिलीजियस भी है, साइंटिफिक भी है, तो हर किसी का ये है। समझ में आ रही बात? हाँ, चलते हैं थोड़ा सा आगे। जैसे दिवाली है, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। आई होप आप जानते होंगे दिवाली के अगले दिन है ना, जिस दिन आपका क्या होता है वो
गोवर्धन पूजा होती है भगवान श्री कृष्ण की, उस दिन हर जगह पर लगभग हर मंदिर में क्या बनता है, बाजरा बनता है, कड़ी बाजरा। तो एक्चुअल में सर्दी की शुरुआत हो चुकी है और उसमें हमें बाजरा खाना चाहिए। तो वहीं से हम क्या करते हैं, साइंटिफिकली हम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं ताकि शरीर थोड़ा सा अंदर से गर्म रह सके। ठीक है, तो सब कुछ साइंटिफिक है। चलते हैं थोड़ा आगे। UN रिपोर्ट फाइंड्स कंट्रीज एमिशन रिडक्शन शॉर्ट ऑफ गोल सेट इन पेरिस। ये हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था कि जो 12 टाइम्स कम पैसा दिया जा रहा, वही न्यूज़ है कि जो टारगेट हमने पेरिस एग्रीमेंट में सेट किए थे 2015 में, जो 16 में लागू हुआ था, हम उसके आगे पीछे नहीं पहुंचे हैं। हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस का इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का टारगेट सेट किया था, बट वो तो क्रॉस कर गया। दैट इज वाई हमने टारगेट ये सेट किए 2070 2050, ताकि हम धरती को पिघलने से बचा सके। तो बस वही रिपोर्ट है, दोबारा से इसने लगा दी है। ठीक है, UN सिंथेसिस रिपोर्ट ahead of COP30, the United Nations released a synthesis report ahead of the COP30 to be held in Brazil next month. Updated nationally determined contributions, commitments to reduce fossil fuel emissions or enhance carbon sinks till 2035। तो वही चीजें हैं जो हमने अभी पढ़ी थी, है ना। 1.5 था, फिर उसको 2 कर दिया गया है। ठीक है, UNFCCC क्या होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है, ठीक है, पेड़ लगाने हैं, कुछ टारगेट सेट किए गए थे कि हमें कितना टारगेट अचीव करना है, उसको डेट पे डेट बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है। ठीक है, और एनवायरनमेंट की न्यूज़ तो बहुत पढ़ते रहते हैं, ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत न्यूज़ में रहता है। नेक्स्ट है EU's टॉप लीडरशिप टू बी चीफ गेस्ट एट नेक्स्ट ईयर रिपब्लिक डे। जो आपका नेक्स्ट ईयर जो रिपब्लिक डे होगा 26 ऑफ द जनवरी 1930 को पहली बार क्या हुआ था, हम लोगों ने क्या बनाया था, इंडिपेंडेंस डे बना लिया था। ठीक है, जब हमारा क्या हो रहा था, लाहौर सेशन, और लाहौर सेशन में पंडित नेहरू उसको लीड कर रहे थे। तो उस समय पंडित नेहरू ने कहा था कि हम आज से इंडिपेंडेंट बनाएंगे, ना, जिसे पूर्ण स्वराज कह देते हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। लेकिन हम ये सब रात को करते थे, छुप छुप के करते थे। पहली बार रावी नदी के किनारे पर हमने किया था, ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर, लाहौर। फिर हम जैसे जैसे करते रहे, लेकिन हम इंडिपेंडेंट कब हो गए, 15 ऑफ द अगस्त 1947। तो जब हम इस दिन आज़ाद हो गए तो हमारा इंडिपेंडेंस डे तो 15 अगस्त हो गया। तो हमें लगा कि कहीं ये जो डेट थी, ये जो हमने इतना हिस्टोरिकल काम किया था, कहीं ये फेड ना हो जाए। तो हमने क्या किया, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन 9 ऑफ द दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग से शुरू हुआ था, और ये 26 ऑफ द नवंबर 1949 को लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन के, है ना, स्ट्रगल के बाद, मेहनत के बाद कह सकता हूँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। बट इट वॉज इनेक्टेड पार्शियली ऑन दैट डे। ये उस दिन सिर्फ पार्शियली लगा था, अगर आपको पता हो। सिर्फ 15+1 यानी कि टोटल 16 आर्टिकल्स ही इनेक्ट हुए थे। देन कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनेक्टेड ऑन 26 ऑफ द जनवरी 1950, ताकि इस 26 जनवरी को क्या मिल सके, रेस्पेक्ट मिल सके। तो हमने इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को सेलिब्रेट कर लिया। हमने 26 जनवरी को याद रखने के लिए हमने क्या किया, उस दिन रिपब्लिक डे बना दिया। हम रिपब्लिक हो गए। और रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, बहुत से बच्चों को तो ये पता ही नहीं होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। 60% बच्चे अभी भी अगर पूछा जाए तो बोलेंगे सर उस दिन हम गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे बनाते हैं। नहीं, रिपब्लिक का मतलब होता है कि हमारा जो हेड ऑफ द नेशन होगा दैट विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल, बाय द इलेक्शन। ठीक है, लेकिन जिस देश में हेड ऑफ द नेशन जो होता है वो हेरिडेटरी सिस्टम से होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन रिपब्लिक। जैसे ब्रिटेन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिपब्लिक। इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। इंडिया रिपब्लिक भी है, डेमोक्रेटिक भी है, समझ गए। यहाँ पर जो राजा है, जो प्रेसिडेंट है, वो भी जनता चुनती है, चाहे उनके इलेक्टेड मेंबर ही हो, इनडायरेक्टली तो जनता ही है। ठीक है, और यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है, ठीक है, लोकतंत्र भी है। ठीक है, तो उस दिन हम इसको बना लेते हैं। तो हर साल हम किसी न किसी को चीफ गेस्ट बुलाते हैं। ये सारे आपके कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने डिस्कस किए। तो इस बार कौन आ रहा है, चलिए देखते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर जो आपका यूरोपियन यूनियन है, अच्छा, यूरोपियन यूनियन कब बना था, तो 1993 के अंदर बन जाता है। किसके डिसइंटीग्रेशन से, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से। और उसमें 27 कंट्री आती हैं। पहले 28 थी, ब्रिटेन एग्जिट कर गया, और 27 रही हैं। उसकी जो लीडर है उर्सुला वॉन डेर लेन, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन, और दूसरा है एंटोनियो कोस्टा, प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल, एज चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। तो ये वन लाइनर में याद रखना कि नेक्स्ट ईयर जो कौन कौन आने वाले हैं, तो उर्सुला वॉन डेर लेन और आपका एंटोनियो कोस्टा आने वाले हैं। ठीक है, कितने मेंबर हैं आप जानते हो। ठीक है, कितने मेंबर हैं आपके, 27। पहले 28 थे, 27 बचे हैं। ठीक है, बाकी डिस्कस तो कर चुके हैं हम।
इंडिया गेट्स ए वेवर ऑन यूएस सैंक्शंस अगेंस्ट ईरान पोर्ट। अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि जो एक हुआ था JCPOA, अगर आपको याद हो, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये हुआ था P5+1 और ईरान के बीच में 2015 में। और P5 कौन है? जिनके पास वीटो पावर है, परमानेंट 5 मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूके है, USA है, रशिया है, चाइना है, फ्रांस है, और प्लस एक कौन था उसमें? जर्मनी। इन सब ने मिलकर ईरान के साथ एक ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन किया कि भाई अगर तूने गलती से न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश की तो हम तुम्हारे ऊपर क्या लगा देंगे? सैंक्शंस लगा देंगे। क्योंकि यू ऑलरेडी नो कि भाई जो मुस्लिम नेशंस के 57 कंट्रीज हैं, उनमें से पैलेस्टाइन के ऊपर जब भी कभी इजराइल अटैक करता है विद द हेल्प ऑफ अमेरिका, आप सभी जानते हो इस फैक्ट को, तो उस समय उसकी मदद करने सिर्फ ईरान आता है। और ईरान जब उसकी हेल्प करने के लिए आता है तो परेशान कौन होता है? अमेरिका। तो इन लोगों ने ईरान को कह दिया कि भाई अगर तूने न्यूक्लियर वेपन बनाए, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, न्यूक्लियर जिसके पास वो जीत जाएगा, लेकिन ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं है। तो कुछ दिन पहले तुमने देखा होगा राइजिंग लो इन करता है इजराइल। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि मैंने 60% न्यूक्लियर बना लिया है, एनरिच कर लिया, अब तो मैं न्यूक्लियर छोड़ दूंगा। ईरान ने भी उल्टा कर दिया। कौन सा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2। फिर उधर से अमेरिका की एंट्री होती है कि नहीं यार, कहीं आपस में लड़ते लड़ते मुझे ना मार दें, ना न्यूक्लियर इधर ना छोड़ दें। तो यूएसए ने क्या किया? मिडनाइट हैमर कर दिया, वीटो बम्स डाल दिए। ईरान दुखी हो गया। जब ईरान दुखी हो गया तो ईरान ने कहा ठीक है देखी जाएगी, उसके न्यूक्लियर साइट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो अब दोबारा से अमेरिका ने कहा है कि भाई वो जो JCPOA हुआ था ना, उसके अंडर में हम तुझे 30 दिन का टाइम देते हैं, और 30 दिन के टाइम के बाद हम तुझे चेक करेंगे। अगर तुम कुछ इलीगल करता पाया गया, इलीगल मतलब अगर न्यूक्लियर वेपन वगैरह बनाता पाया गया, तो तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। और सैंक्शंस लगाने से नुकसान क्या होता है? ट्रेड करने में बड़ी दिक्कत आती है, तो पैसा नहीं बनेगा। कुछ बेचोगे तभी तो पैसा कमाओगे, और ये लोग बिकने नहीं देंगे तो कहाँ से कमाओगे? समझ रहे हो? तो इसलिए उससे 30 दिन का टाइम दिया गया। तो अब ये बात निकल के आ रही है कि अगर मान लो सैंक्शंस लगते भी हैं, तो जो हमारा इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, उसमें जो सबसे अहम पार्ट है जो पाकिस्तान को क्रॉस करके कनेक्ट कर रहा है, वो कौन है? चाबहार पोर्ट, ईरान। तो चाबहार पोर्ट को अमेरिका कह रहा है कि हम माफ कर देंगे, ठीक है, उसके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाएंगे, ताकि हमारा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर चलता रहे। बट चला नहीं अभी तक, क्योंकि कभी इजराइल ईरान हो जाता है, कभी कोई देश आपस में क्या करते रहते हैं? ये लड़ते रहते हैं। और तब से जब से स्टार्ट हुआ है 2023 से G20 हुई थी, तब से लेकर अब तक ये ढंग से चला ही नहीं है। समझ गए? और यहाँ से हम एंट्री करके कहाँ पहुँचना चाहते हैं? अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान इसका दुश्मन है, ये हमें जाने नहीं देता। तो हम सोचे कि यहाँ जाएंगे चाबहार, यहाँ से अफगानिस्तान एंटर करके इस पूरे जो मिडल ईस्ट एशिया है उसमें चले जाएंगे, और यहाँ से फिर ईरान होते हुए कहाँ निकल जाएंगे? हाइफा पोर्ट होते हुए कहाँ निकल जाएंगे? यूरोप निकल जाएंगे, है ना। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, है ना, हम ढंग से पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो बस यही है कि हो सकता है कि चाबहार पोर्ट माफ कर दिया जाए। तो हमने कब उसको लीज पर लिया था? 2024 में। कितने साल के लिए? 10 ईयर के लिए। 300-400 करोड़ की कुछ इन्वेस्टमेंट थी हमारी, 200 करोड़ हम उस पर इन्वेस्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर ये सैंक्शंस लगता तो हमारे लिए प्रोग्राम बंद हो सकता था, बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसके माफ कर दिया गया है। September 2025 द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन रिवोक द सैंक्शंस वेवर, ठीक है, सिंपल सी वही बात है। क्या नाम था उसका? ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट, ठीक है। चाबहार पोर्ट कहाँ पर है? गल्फ ऑफ ओमान में, अरेबियन सी के पास बना है। डायरेक्ट मैरीटाइम एक्सेस टू अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया बाईपासिंग पाकिस्तान, ये हमने पढ़ चुके हैं पहले। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट बनेगा, इंडिया, ईरान, कैस्पियन सी, रशिया, और हम यूरोप में पहुंच जाएंगे। कौन कौन से मेंबर्स हमने काफ़ी बार पढ़े हैं? इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब आपस में क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है आफ्टर आसियान समिट ग्रुप्स इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया अमिड यूएस चाइना टसल। देखो आसियान क्या है, काफी टाइम बाद न्यूज में आया है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इट वाज फॉर्म्ड इन 1967। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है, ठीक है। ये बना क्यों था पहले ये समझो। क्या इंडिया इसका पार्ट है? तो इंडिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ आसियान। टोटल 10 देश हैं इसमें, बट इंडिया हमेशा इससे दोस्ती करने के चक्कर में क्यों रहता है? व्हाट इज द रीजन? तो देखो आसियान बना क्यों था? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसमें वो देश हैं जो चाइना के इन्फ्लुएंस से परेशान है, क्योंकि चाइना पूरे साउथ चाइना सी को क्लेम करता है, और उसमें जो देश बने हैं उनको खतरा है। तो इन्होंने एक ग्रुपिंग बनाई और कहा कि भाई हम एक आसियान ग्रुप बना लेते हैं, और कभी अगर चाइना हमारे अगेंस्ट जाने की कोशिश करेगा तो हम मिलकर बचा लेंगे एक दूसरे को। तो चाइना हमारा भी दुश्मन, आप जानते हो,
है ना, हम पाकिस्तान से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ना छीन ले। दैट इज वाई चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो 2013 में शुरू हुआ था और 2015 में उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकाल दिया। कहां से? पीओके से। तो हमें प्रॉब्लम ही तो कर रहा है कि कल को हम छीनना इसके पीओके, क्योंकि चाइना की इन्वेस्टमेंट है, वो आ जाएगा बीच में। तो आसियान को लगाया ऐसा हो सकता है। तो आसियान ने ग्रुपिंग कर ली। और हम उस ग्रुपिंग में क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि कुछ टाइम पहले मोहम्मद यूनुस ने कहा था, जो बांग्लादेश के इंटरिम पीएम है, कि चाइना कैन कंसीडर बांग्लादेश एज देयर एक्सटेंडेड आर्म इन इंडियन ओशन। वो जिस दिन कहेंगे ना, हम चिकन स्नैक पड़ा है ना सिलीगुड़ी कॉरिडोर, बोले उसको तोड़ देंगे और डायरेक्ट एक्सेस दे देंगे चाइना को। कहां पर? इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में, आपके बे ऑफ बंगाल में। अब वो भारत को बड़ा खतरा लगा यार, ये तो गलत बात है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए, क्योंकि हमारा चिकन कॉरिडोर वो छोटा सा 20-22 किलोमीटर का एक विड्थ का एक इलाका है, अगर वो छीना तो नॉर्थ ईस्ट हाथ से निकल जाएगा। तो हमने क्या किया, आसियान जो एशियन कंट्रीज है उनसे दोस्ती शुरू कर दी, बिकॉज वो भी तो चाइना के दुश्मन है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, आप ऑलरेडी नो, जानते हो की बात है। तो हमने क्या किया, उससे डील कर ली और हमने एक पॉलिसी लेकर आए थे जिसका नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसमें हमने 1994 में आता है, जिसमें हम ये कहते हैं 1993-1994 में कि हम क्या करेंगे, उनकी तरफ देखेंगे। फिर आगे चल के 2014 में हमने क्या किया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेकर आ गए। अच्छा, ये 1991 है ना, हम 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेकर आ गए मोदी जी कि भाई हम देखेंगे नहीं, हम अब ट्रेड करेंगे। इसलिए आपने देखा होगा पिछले साल हमने उन लोगों को मिसाइलें दी, है ना, वेपन्स दिए, ताकि हमारा रिश्ता अच्छा रहे और कल को अगर चाइना कुछ गड़बड़ करता है तो हमारी वो हेल्प कर सके। समझ गए? तो बस यही सब बात है। ठीक है, तो क्या है आसियान 47th आसियान समिट कहाँ पर हुई थी? कुआलालंपुर में 28 अक्टूबर को। उसके 11 मेंबर्स हैं। ठीक है, कौन जुड़ा है नया? तो याद रखना, ताइमोर लेस्ते, ईस्ट तिमोर जिसको कहते हैं, वो नया जुड़ गया, तो ये भी अपडेट कर लेना। ठीक है, 28 अक्टूबर को थी। मोदी जी क्यों जाते हैं वहां पे? क्योंकि मोदी जी, हम उनसे रिश्ते अच्छा रखना चाहते हैं। ठीक है, हालांकि मोदी जी ने कैसी की थी, वर्चुअली मीटिंग, और वहां पर गए कौन थे? एस जयशंकर, जो आपके क्या है, फॉरेन मिनिस्टर। आसियान वही सब बातें लिखी हैं, जस्ट रीड इट एंड पास ऑन। ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, इंडिया आसियान इकोनॉमिक रिलेशंस बता रखे हैं कि कब शुरू हुए थे, 2009 में। इंडिया फेस ट्रेड डिसएडवांटेज, चाइनीज गुड्स एंटरिंग वाया आसियान। ठीक है, ये भी दिक्कत थी। फिर हमने उसको दोबारा से रिव्यू किया, फिर दोबारा से शुरू किया। ठीक है, और उसके बाद हमने उनसे रिश्ते बनाने शुरू कर दिया। अभी उसका चेयरमैन कौन है? तो ये भी याद रखना, आपके मलेशिया की प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम जो है उसके, वो है सार्क के आपका, तो याद रखना ये आपका रीजनल ग्रुप है। ठीक है, साउथ एशिया का जो ग्रुप है उसकी बात हो रही है। इंडिया पाकिस्तान टेंशंस में ये भी बेचारा परेशान है। इंडिया शुड फोकस ऑन बिम्स्टेक। बिम्स्टेक भी आप जानते हो, हम कई बार पढ़े हैं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया में हमारा, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड इसके मेंबर है। बिम्स्टेक कब बना था? तो ये सारे इंटरनेशनल ग्रुपिंग है। और आपको पता है कि एक पैसेज आपके एग्जाम में हमेशा इंटरनेशनल रिलेशन से आता है, चाहे वो लड़ाई हो, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे कुछ भी हो, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। काफ़ी बार हमने पढ़ी हैं। ठीक है, ये 1997 में बना था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ढाका, बांग्लादेश में है। ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। ठीक है, ये सब उसके पार्ट है। चलते हैं थोड़ा सा आगे, है ना, हम पहले पढ़ चुके हैं इनको। With US set to restart nuclear test, recalling reasons for halt। देखो, जो आपका यूएस है वो दोबारा से क्या स्टार्ट कर रहा है? न्यूक्लियर टेस्ट। हमने कब कब किया है? तो हमसे मतलब होना चाहिए। हमने 1974 में 18th of the May 1974 को एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। और इस ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा में हमने क्या किया था? न्यूक्लियर टेस्ट किया था। जिसके बाद अमेरिका जिस देश ने हम पे सैंक्शंस लगा दिए थे, क्योंकि हम अमेरिका को, पाकिस्तान को डराना चाहते थे। क्योंकि 1971 की वॉर में हमें लगा कि हमें अपने हथियार दिखा देने चाहिए, तो हमने दिखा दिए। ठीक है, और ये कैसा था? तो याद रखना, ये जो ऑपरेशन हुआ था, जो हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, याद रखना, ऑलरेडी हम इसको इसरो डीआरडीओ में पढ़ चुके हैं। ये जो हमारा था, ये अनऑफिशियल था, हमने कभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर आगे चल के 1998 में, याद रखना, 11th of the May एंड 13th of the May 1998 में हमने एक और ऑपरेशन किया जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। और उस ऑपरेशन शक्ति के अंदर हमने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली और हमने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि वी आर नाउ न्यूक्लियर एम्पावर्ड कंट्री। उसके बाद 1999 में जो हमारी कारगिल वॉर हुई थी, उसमें तो हमने उनको नमूना दिखाई दिया था, जब पाकिस्तान ने कहा था बिल क्लिंटन को कि भारत को फ़ोन करो और कह दो कि हम भारत के ऊपर न्यूक्लियर बम छोड़ देंगे। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी। बोले ठीक है, बिल क्लिंटन से कहा ठीक है, बोल दो छोड़ दे, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कल का जब सूरज उगेगा ना, तो सूरज दुनिया के नक्शे में दुनिया तो रहेगी, पाकिस्तान नहीं दिखेगा तुम्हें।
उन्होंने बोल दिया किसको, नवाज शरीफ को, उसका भाई तो शहबाज शरीफ अभी है, तो उससे कहा अच्छा उसने कभी अटैक ही नहीं किया हम पे, तो ऐसे करके हम न्यूक्लियर पावर्ड हो गए। तो अमेरिका सबसे पहले बनाया, आप जानते हो है ना, 16 ऑफ द जुलाई 1945 है ना, आपका जो ओपनहाइमर था जिसके ऊपर मूवी भी आई अभी, बहुत सारे ऑस्कर भी जीते हैं, उसने उसको बनाया। देन उन्होंने 6 ऑफ द आपका अगस्त और आपका जो 9 ऑफ द अगस्त है ना 1945 किस पे डाल दिया था, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, जिसमें लिटिल बॉय एंड फैटमैन का नाम दिया। ऐसे करके उन्होंने पहली बार टेस्ट किया, फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया के पास न्यूक्लियर वेपन पहुंच गया, जो जो कंट्री के पास पहुंचा। इंडिया ने अपना खुद का बना लिया और सभी के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968, ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं। तो अब दोबारा से अमेरिका क्या करना चाह रहा है, उसको स्टार्ट करना चाह रहा है। तो बस इतना ध्यान रखना, हमने पहली बार कब किया था, पहली बार कब कब हुआ था, कब कब उसके ऊपर बैन लगाए गए थे, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने 1992 में दोबारा से शुरू किया था, ठीक है, जब वहाँ पर सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं, मतलब टेस्ट नहीं करती। और अब दोबारा से क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं, क्योंकि अभी प्रेसिडेंट किससे मिले थे, शी जिनपिंग से, साउथ कोरिया में, और जो हमने पहली न्यूज़ पढ़ी थी, तो मे भी ये दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। बस इतना याद रखना, इंडिया ने कब कब किया है, पहली बार कब कहाँ पर किया गया था, और किस देश के पास किसने न्यूक्लियर वॉरहेड है। तो सबसे ज़्यादा है रशिया के पास 5500 प्लस, यूएसए के पास, चाइना के पास, फ्रांस के पास, यूके के पास। इंडिया के पास कितने हैं, 180 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो कि आपके पाकिस्तान से ज़्यादा है। 3-4 महीने पहले पाकिस्तान आगे होता था, इंडिया पीछे होता था, अब हम छठे नंबर पे आ गए हैं। इंडिया की रैंक पहला दूसरा जरूर याद रखना, ठीक है। बाकी कोई ज़रूरत ना भी याद करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलते थोड़ा सा आगे, यूएन ट्रीटी, ठीक है, वही नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज, वही सब बातें की गई हैं, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे, एक ग्रुप है जिसका नाम है इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, जिसको 2017 में क्या मिल चुका है, नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है, कोई भी इशू रहता है, तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर कभी किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।